जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया, जबरदस्त एवं शानदार होंगे और अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। बहुत बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज हमारा है 2 सितंबर, तो आज का तीसरी शिफ्ट भी समाप्त हो चुकी है। तो मैं आपको कराने वाला हूँ इसके जीएस में सभी 40 प्रश्न एकदम रियल क्वेश्चन आंसर के साथ। तो आइए, अगले 20-25 मिनट आप हमको दे दीजिए। तो जिनका आगे एग्जाम है, तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और जिनका एग्जाम था वो तो वीडियो देखेंगे ही। तो चलिए शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जिनका एग्जाम था वो हमें कमेंट करके बता देंगे कि हाँ, ये रियल क्वेश्चन का है कि नहीं है, ठीक है? चलिए, और एक रिक्वेस्ट और करेंगे कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो शुरू करते हैं देर ना करते हुए। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था पहला हमारा, 1 मई। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है? तो जो 1 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 मई, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लाहो लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ठीक है? तो जो लाहो डांस है, बिलोंग्स टू विच स्टेट, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये लाओ हमारा मेघालय से संबंधित है, ठीक है? मेघालय स्टेट से, ठीक है? तो आपने मेघालय लगाया होगा तो आपका सही हो जाएगा, नहीं तो आपका मोय मोय हो जाएगा, ठीक है? चलिए, आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, प्रधानमंत्री धान धन योजना कब शुरू की गई थी, ठीक है? तो इसमें कुछ थोड़ा टाइपिंग एरर है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। धान धन योजना है सर। तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 16 जुलाई 2025 को, ठीक है? देखिए, हाल ही का क्वेश्चन पूछा है अभी, 16 जुलाई 2025 को ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है? स्वीकृत इस योजना का लक्ष्य 6 वर्षों के लिए 24,000 करोड़ रुपए के वार्षिक परिव्यय के साथ एक कम प्रदर्शन वाले कृषि जिलों को शामिल करना है, ठीक है? ये इसका उद्देश्य है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी से कि रोजगार गारंटी अधिनियम जो मनरेगा होता है, इसमें कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, ठीक है? तो इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, तो आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है? तो इसमें आपका 100 दिन सही हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन में दिया भी गया था ये। चलिए, आगे बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, भारतीय संसद में नागरिकता संबंधी कानून किस अनुच्छेद के तहत बना सकती है? जो हमारी भारतीय संसद है, तो जो नागरिकता संबंधी कानून है, ये किस अनुच्छेद के तहत बना सकती है? तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका अनुच्छेद 11, ठीक है? तो आपका अनुच्छेद 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहीं पर हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, पल्लव वंश का प्रमुख कर स्रोत क्या था, ठीक है? तो आपसे पूछा था पल्लव वंश का प्रमुख कर स्रोत, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा भूमि कर मुख्य स्रोत, ठीक है? जो ऑप्शन में दिया गया था आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम सभी यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कथक किस भारत के क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है? तो ये कथक जो है उत्तर भारत से संबंधित है, विशेषकर ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है? विशेषकर उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है? तो इसकी पहले वाले शिफ्ट में मैं कथक के बारे में आपको बताया था। तो जिन्होंने इसके पहले वाले शिफ्ट में पहले वाले शिफ्ट की वीडियो देखी होगी, तो वो सही आंसर करके आए होंगे। और इसके पहले मैं कल के वीडियो में भी कथक के बारे में आपको बताया था, ठीक है? पूरा डिटेल में। चलिए, इसीलिए कहते हैं ना, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो देख कर जाया करें। तो आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बेंगलुरु में एआई बैठक बैठक का नाम क्या था जो यूरोप के सहयोग से हुआ था, ठीक है? तो जो एक बेंगलुरु में बैठक हुआ है, एआई बैठक, यूरोप के सहयोग से हुआ है, इसको भी आप लोग याद रखिए। अगर आपसे पूछे कि किसके सहयोग से एआई बैठक बेंगलुरु में हुआ है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप, ठीक है? तो यूरोप एवं भारत एआई शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में एक प्रमुख अस्पताल में लगभग 4 महीने पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता
सक्षम इनवॉइस डिजिटलीकरण कानून लागू की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे कि 1857 की क्रांति में नाना साहब किसके दत्तक पुत्र हैं। तो पुत्र के बारे में पूछा था कि जो हमारे नाना साहब थे किसके पुत्र थे। ठीक है, तो नाना साहब जी मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। ठीक है, तो आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में और जानेंगे हम लोग यहाँ पे। तो 1857 की क्रांति में नाना साहब ही मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दंतक पुत्र थे। उनका असली नाम घोड़ू पंत था। ठीक है, और उन्होंने क्रांति के दौरान कानपुर कानपुर से विद्रोह किया था। ठीक है, तो कल के शिफ्ट में भी 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आए थे। आज की पहले शिफ्ट में 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आए थे। तो आप लोग थोड़ा रिवीजन करके जाइएगा जिनका एग्जाम है। तो 1857 की क्रांति एक बार पढ़ लीजिएगा तभी जाइएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ से नेतृत्व किए थे, ये कानपुर से नेतृत्व किए थे। ठीक है, तो कल के क्वेश्चन में आया था रानी झांसी बाई कहाँ से नेतृत्व की थी, तो वो झांसी से की थी। ठीक है, चलिए तो आप लोग पढ़ लीजिएंगे इसको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वेयर वाज द इंडिया फ्रांस एआई समिट हेल्ड। तो जो इंडिया और फ्रांस का एआई समिट हुआ है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो वैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत के प्रधानमंत्री पीएम ने पेरिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक्शन समिट 2025 की सह अध्यक्षता करने के लिए फ्रांस का दौरा किया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त शिखर सम्मेलन के दौरान द्वितीय भारत फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। ठीक है, तो सभी फैक्ट आप लोग याद करके चलेंगे। चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है। ठीक है, तो जो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच स्थित है। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा तिब्बती क्षेत्र और भारत की उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच स्थित है। ठीक है, तो यह रेखा ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन द्वारा सन 1914 में शिमला सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो ये नाम याद कर लीजिए हेनरी मैकमोहन और 1914 शिमला सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। ये दोनों फैक्ट आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे आप। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि हम रेड क्लिप की। जो रेड क्लिप है, रेड क्लिप ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, और हम बात करेंगे वहीं पे कि जो डुरंड रेखा है, डुरंड रेखा है वो किन दो देशों के बीच है, तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, अफगानिस्तान। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नगर पालिका का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो जो नगर पालिका है उसको अनुच्छेद 243 क्यू में दिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 243 क्यू है इसमें नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यह अनुच्छेद प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगर पालिकाओं जैसे नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम की स्थापना का प्रावधान करता है। साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार के शहरी क्षेत्र के विकास और प्रशासन के लिए बनाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची जो थी वो किसके द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो जो भारत की 9वीं अनुसूची थी ये पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। पहले संविधान संशोधन। ठीक है, तो यह प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 का एक हिस्सा बनी थी। ठीक है, इसके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। इसमें केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिसे अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, वर्तमान में 284 ऐसे कानून न्यायिक समीक्षा से परिरक्षित हैं। ठीक है, ये
84। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो आइए अनुच्छेद 40 के बारे में आपको डिटेल में हम जानकारी देने वाले हैं यहाँ पे। तो ग्राम पंचायत के संगठन से अनुच्छेद 40 संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। यह प्रकट करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए एक कदम उठाएगा। ठीक है, और यह उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकारों से संपन्न करता है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अबुल फजल था ये किसका दरबारी था? ठीक है, तो अबुल फजल अकबर का दरबारी था। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अबुल फजल के बारे में यहाँ पे। तो अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर का दरबारी कवि और इतिहासकार था जो अकबर के शाही दरबार के नवरत्न में से एक था। ठीक है, तो अकबर के कितने नवरत्न थे? तो 9। ठीक है, उन्होंने अकबर के शासनकाल, उन्होंने क्या लिखा है दोस्त? तो ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, तो इस पे ध्यान मत दीजिए आप सभी, हम लोग इतना जान लीजिए बस। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो उन्होंने अकबर शासनकाल में आधिकारिक इतिहास अकबरनामा लिखा था। ठीक है, अकबरनामा और आईने अकबरी, ये 2 ग्रंथ उन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप सभी। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि पूर्व से पश्चिम तट रेखा की लंबाई कितनी है? ठीक है, आपसे पूछा है तट रेखा की लंबाई। ठीक है, तो भारत की कुल तट रेखा लगभग 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी इसको। चलिए आगे बात करेंगे इसके बारे में। भारत की पूर्व से पश्चिम तट की कुल रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। इसमें मुख्य भूमि की तट रेखा और लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार जैसे द्वीपों की तट रेखा दोनों देशों में शामिल है। दोनों रेखा शामिल है। यह तट रेखा भारत के 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर होती है मतलब। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। तो आज का लगभग लास्ट क्वेश्चन है। तो ऑपरेशन सिंदूर विराम की घोषणा कब की गई थी? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर है, तो अभी इसके पहले वाले शिफ्ट में भी पूछा गया था, कल भी पूछा गया था। तो आप लोग ऑपरेशन सिंदूर को भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, ये आपको मेरी सलाह है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कल से ही ऑपरेशन सिंदूर से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक बार पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे सर्च करके किसी का भी वीडियो होगा तो वहाँ से आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो 10-20 मिनट में अगर आप पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा आपका। तो जरूर पढ़ के जाएंगे तो आपका आने वाले शिफ्टों में आपका जरूर क्वेश्चन आएगा, हमें पूरी उम्मीद है यहाँ से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या था? 10 मई। 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर को विराम की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आज क्वेश्चन था। तो चलिए आप सभी को थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिए। और जिन भाइयों का एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक है हमारी तरफ से। आप अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए और हाँ, एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंचने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।